आज अपन आगे की भाग की बात करेंगे गुप्तोत्तर काल। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि कौन सा अभिलेख ये उल्लेख करता है कि कुमारगुप्त ने उपले की आग में अपना जीवन प्रयाग में समाप्त कर दिया था। तो कुमारगुप्त ने अपने उपले की आग में अपना जीवन प्रयाग में समाप्त कर दिया था। असीरगढ़ लेख से अपस यानी अवसट अभिलेख से हरहा अभिलेख से मंदसौर अभिलेख से। तो बताइए क्या आएगा इसमें। तो इसमें आ जाएगा अवसट अभिलेख से। ये उल्लेख करता है कि कुमारगुप्त ने उपले की आग में अपना जीवन प्रयाग में समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है किसी यात्री ने डाकुओं ने दुर्ग की बलि देने हेतु पकड़ लिया था। किस यात्री को डाकू ने दुर्गा की बलि देने सॉरी भाई कि किसी कौन सा ऐसा यात्री था जिन्हें डाकू ने दुर्गा की बलि देने हेतु पकड़ लिया था। उसमें देखो फयान ताग, इत्सिंगिंग ताग, हेनसांग ताग, मातवालीन ताग। बताइए क्या आएगा इसमें। तो हेनसांग था वो, जो क्या है कि समुद्री डाकू ने पकड़ लिया था उनको और दुर्गा की बलि देने के लिए उसको पकड़ लिया था। किसको? हेनसांग को। अब देखो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, उड़ीसा के गजपति वंश का संस्थापक कौन था? पुरुषोत्तम, कपिलेंद्र, प्रतापरुद्र, विद्याधर। तीसरे में क्या आएगा? कपिलेंद्र आ जाएगा। उड़ीसा के गजपति वंश का संस्थापक कौन था? कपिलेंद्र आ जाएगा इसमें। चौथा क्वेश्चन देखो, उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में का है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर भारत में किस मंदिर का शिखर है? द्रविड़ शैली का है ये। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, सूर्य मंदिर मोढेरा, तेली का मंदिर ग्वालियर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्या आएगा इसमें। तो इसमें आएगा तेली का मंदिर ग्वालियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तेली का मंदिर ग्वालियर द्रविड़ शैली का उत्तरी भारत का एकमात्र ये मंदिर है। अब देखो पांचवा कथन वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ये लो, ये क्वेश्चन है कि कथन है सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कर्षक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। आर है इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कर्षक वर्ग अस्तित्व में आया। कि इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कर्षक वर्ग अस्तित्व में आया। अब सोचिए इसमें क्या आएगा। देखो पहला कथन है बिल्कुल सही है कि सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कर्षक संरचना की प्रमुख विशेषता है। बिल्कुल सही है ये। दूसरा देखो इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग और आश्रित कर्षक वर्ग अस्तित्व में आया। ये भी सही है। तो दोनों है वो सही है। ए आर दोनों सही है और आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ए इसमें उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 6 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि चीनी तीर्थयात्री फयान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। चीन तीर्थयात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसने बौद्ध धर्म का प्रतिरोध पाया। और तीसरा नंबर का है हेनसांग ने को मायान देव एवं मोक्ष देव भी कहा जाता है। आगे देखो इसमें और भी दे रखा होगा। तो ये 3 कथन दे रखे छठे के अंदर। तो इसमें कौन से आपको सही लगता है वो देखना है इसमें छठवें के अंदर। तो देखिए एक बार दोबारा देखिए इसको कि चीनी तीर्थ यात्री फयान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। ये गलत है इसमें, ठीक है। और चीनी तीर्थ यात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोध किया। बौद्ध धर्म का यहाँ प्रतिरोध नहीं किया था। ये भी क्या है कि गलत है यहाँ पर। अब देखो इसमें हेनसांग को मायान देव एवं मोक्ष देव भी कहा जाता है। ये एकदम सही है तीसरा। तो इसमें केवल कथन 3 ही सही है इसमें। तो इसमें उत्तर क्या जाएगा आपका
डी उत्तर हो जाएगा। इसमें केवल 3 ही सही आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि हेनसांग मायान देव और मोक्ष देव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो आप 7वां नंबर का, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? परमार वंश ने, चेदी ने, राष्ट्रकूटों ने, विद्याधर चंदेल ने। तो 7वें में उत्तर क्या आ जाएगा? विद्याधर चंदेल इसमें उत्तर आ जाएगा। खजुराहो का कंदेरिया महादेव मंदिर किसने बनाया? विद्याधर चंदेल ने। 8वां क्वेश्चन क्या है? एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव, इनमें से कौन से सही है बताइए। 8वें के अंतर सोचो आप भी। तो देखिए इसमें जो एलिफेंटा है वो प्राचीन स्मारक है। देखो एक तो बौद्ध के भी है और एक शैव के है, तो दोनों है इसमें सही है, ठीक है ना। तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा? 1, 3 आ जाएगा, डी उत्तर इसमें आ जाएगा। यानी एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक कहाँ पर है? बौद्ध के और शैव के है, ये इसमें डी उत्तर आ जाएगा। 9वें नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, एलिफेंटा के प्रसिद्ध छेल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध छेल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसको दिया जाता है? चालुक्यों को, चोलों को, पल्लवों को, राष्ट्रकूटों को। तो चारों में से कौन आएगा बताइए उत्तर है, सोचो आप भी। तो इसमें राष्ट्रकूटों ने एलिफेंटा के प्रसिद्ध छेल, इसमें छेल मतलब चट्टान, चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसको दिया जाता है? राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो 10वें नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? अजंता, बाजा, एलिफेंटा, एलोरा। तो 10वें में उत्तर क्या आ जाएगा? एलिफेंटा इसमें उत्तर आ जाएगा कि कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो एलिफेंटा इसमें उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए 11वां, एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। तो कौन सा सही लगता है आप बताइए। तो देखो एलोरा की गुहा मंदिर है संबंधित है जो हिंदू धर्म से भी है, बौद्ध धर्म से भी है और जैन धर्म से संबंधित है। तो इसमें डी उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 12वां, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालू ने, किसने करवाया था? तो 12 में उत्तर क्या आएगा सोचिए। तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ये पीछे भी आ गया था। अब देखो 13वां क्वेश्चन, ये लो, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत, ये क्या हो, देखो निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य आश्रय माना जाता है? तो क्या आएगा 13 के अंदर? वर्दिवेश्वर मंदिर तंजावुर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कैलाश मंदिर एलोरा और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। खजुराहो मध्य प्रदेश में है वैसे। तो इसमें उत्तर क्या आएगा सोचो आप भी। तो इसमें आ जाएगा सी, कैलाश मंदिर एलोरा, ठीक है ना। ये क्या पूछा है प्रश्न कि किस शैलकृत स्थापत्य का आश्रय यानी आश्रय माना जाता है मंदिरों में से ना शैलकृत। तो इसमें कैलाश मंदिर एलोरा आ जाएगा। अब देखो अगला सूची वाला मिलान वाला है, इधर गुप्त मंदिर आएगा, इधर स्थान आएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 14 नंबर का जो क्वेश्चन है। मिलान वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल। तो देखो 14 क्वेश्चन में मिलान करिए। तो इसमें देखो ईंटों से निर्मित मंदिर है, ठीक है। तो मिलो आप भी, इधर मंदिर दे रहे के, इधर स्थान दे रहे के, सोचिए एक बार आप भी क्या आएगा इसमें, विचार करिए। तो देखो ईंटों से निर्मित मंदिर है भीतरी गांव, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ईंटों से निर्मित भीतरी गांव, ठीक है। अब देखो अगला है इसमें 10 अवतार मंदिर, ये आएगा देवगढ़। 10 अवतार मंदिर देवगढ़। शिव मंदिर है वो आपका आएगा 4 नंबर भूमरा, ठीक है। शिव मंदिर का है भूमरा से मिलाओ, ठीक है। अब एक बचा है विष्णु मंदिर, ये आपका आएगा एरण, ये कहाँ आएगा आपका एरण में। तो इस तरह देखो अपना 3 देखो 3 ये रहा, इंटू से निर्मित मंदिर भीतरी गांव अपने मिलाया, फिर 10 अवतार 2 से मिलाया 2 देखो ये रहा,
दशावतार मंदिर देवगढ़, और शिव मंदिर किसे मिला है, भूमरा 4 नंबर ये रहा, और विष्णु मंदिर अपने 1 नंबर से मिला है वाराणसी। तो इसका मतलब उत्तर हो गया अपना बी एक्यूरेट सही है। अब देखो 15वें नंबर का आपको क्वेश्चन, भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, ठीक है। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी, और एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो तीनों कथनों के बारे में आप विचार करिए, इसमें क्या सही है और क्या आपको गलत लगता है। तो सोचिए, जो आपको ये 15 नंबर का क्वेश्चन है उसमें विचार करिए क्या गएगा 15 के अंदर है। तो इसमें देखो एक बार पुनः देखिए इसको कि भारतीय शिलावस्तु के इतिहास संदर्भ में निम्न कथनों में से विचार कीजिए कि बादामी गुफाएं भारत की प्राचीन अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। तो ये इसमें नहीं है, ये गलत है इसमें, ठीक है। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई, तो ये भी इसमें क्या है कि गलत है। अब देखो तीसरा, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, ये एकदम सही है। एलोरा की जो गुफाएं हैं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, तो इसमें केवल 3 है, ऑप्शन वो एकदम सही है। आगे देखो आप अगला क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करना आपको। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप उपयुक्त कौन से भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, ये भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, वो आपको इसमें से बताना है। इसको रख लेता हूँ इसको, तो आप विचार करिए इस पर क्या है इसमें। अरे ये क्या हो गया, 1 मिनट, हाँ इसमें इसी रख लो एक बार, इसमें मेरे दोस्त ने थोड़ा सा इसमें हाँ गया वो, ये रहा। अब देखो ये थोड़ा सा अपने रखने में दिक्कत आ गई थी। अब देखो इसमें आपको विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है आपको ना, ये तो ना 16वां क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको ऐतिहासिक स्थलों में विचार करना आपको। जो ये दे रखा है ना आपको कि अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप, इस कौन सा स्थल भित्ति चित्रों के लिए जाने जाते हैं, ये आपको बताना है इसमें से। तो क्या उत्तर हो सकता है बताइए, सोचो आप भी। 16 में क्या आएगा, तो इसमें 1 2 सही है। इसमें देखो अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, भित्ति चित्रों के लिए जाने जाते हैं, तो बी उत्तर इसमें आ जाएगा। अगला 17वां क्वेश्चन देखो आप ये लो, सूची है मिलान करने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 17वें के अंदर क्या आएगा। अब देखो इसमें हम्पी क्या है, कर्नाटक में 2 नंबर, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में ही, और शिशुपालगढ़ है वो आपको ओडिशा में मिलेगा, और रिकामेडू पुडुचेरी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो आप देख सकते हो हम्पी कर्नाटक 2 नंबर, 2 देखो ये रहा। नागार्जुन कोंडा कहाँ 3 नंबर, आंध्र प्रदेश, तो 3 नंबर ये मिला है। फिर शिशुपालगढ़ ओडिशा 4 नंबर मिला है, 4 नंबर ये रहा। फिर अपन अरिकामेडू पुडुचेरी से मिला है, तो अपना पहला ऑप्शन एकदम सही है। 18वां क्वेश्चन देखो आप, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था, बहुत बार पूछा गया एग्जाम, इजी क्वेश्चन है। नरसिंह वर्मन ने, राजेंद्र चोल ने, अशोक ने, कृष्णदेव राय ने, किसने बनाया था, तो ये बनाया था, ए हो जाएगा, नरसिंह वर्मन ने बनाया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप देखिए 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है, उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है, बड़ा और ऊंचा मंदिर आपको इसके बारे में बताना है। तो बृहदेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, राजा रानी का मंदिर, तो 19 में उत्तर क्या आ सकता है बताइए। तो इसमें सी उत्तर हो जाएगा, लिंगराज मंदिर, वो सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा इन मंदिरों में। अगला क्वेश्चन है,
बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। बोरोबुदुर स्तूप कंबोडिया में, जावा में, सुमात्रा में, बोर्नियो में। बीच में उत्तर क्या आ जाएगा? जावा आ जाएगा इसमें। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? जावा में है, ये उत्तर इसमें आ जाएगा। 21वां देखो, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्ष चरित्र रत्नावली। तो ये क्वेश्चन भी जी है, बताइए इसमें कौन सी रचना उसकी नहीं है और है हर्ष? तो बताइए प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। देखो ये आपकी जो है ना, ये आपकी बाण भट्ट की है ये। बाकी एक के दो चार सही है इसमें। देखो 1 2 4 ये बी हो जाएगा 21वें के अंदर। ये आपकी बाण भट्ट की है, ये इसमें बाहर कर दो आप। बाकी हर्ष की है ये, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। तो उत्तर बी हो जाएगा, ये आप इसमें बाण भट्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो 22वें क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन में ये कि उस पाल शासक का नाम बताइए जिसका एक अन्य नाम विक्रमशील था। कि उस पाल शासक का नाम बताइए जिसका एक अन्य नाम विक्रमशील था। धर्मपाल, देवपाल, रामपाल, गोपाल। बताइए 22वें में क्या आएगा? धर्मपाल आ जाएगा इसमें। कि उस पाल शासक का नाम बताइए जिसका एक अन्य नाम है विक्रमशील था। तो इसमें था धर्मपाल, इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, 23वां। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? अमोंग वर्ष फर्स्ट ने, दंती दुर्ग ने, धुर्वे ने, कृष्ण फर्स्ट ने। तो बताओ राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? सोचो क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। 24वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ दान और तुला यानी तुला पुरुष दान यज्ञ संपन्न किया था? मयूर शर्मन ने, अमोंग वर्ष ने, दंती दुर्ग ने, हर्ष ने। तो 24वें उत्तर क्या आ जाएगा? दंती दुर्ग इसमें आ जाएगा। हिरण्यगर्भ दान और तुला पुरुष दान यज्ञ संपन्न किया था वो दंती दुर्ग ने। इसमें उत्तर आ जाएगा। अब देखो निम्नलिखित में से कौन है अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। अमोंग वर्ष हुआ था, भोज हुआ था, धर्मपाल हुआ था, नागभट्ट शकील हुआ था। तो बताइए क्या आ जाएगा? 25वें में उत्तर है, सोच के बताओ। तो इसमें ए उत्तर हो जाएगा अमोंग वर्ष। कि अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था कौन? अमोघ वर्ष, ए हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन 26वां। महानतम प्रतिहार राजा था। महानतम प्रतिहार राजा था, लाइट चली गई। महानतम प्रतिहार राजा कौन था? धर्मपाल था, हर्ष था, मीर भोज था, महिपाल था। तो बताइए इसमें आपके लिए क्या आ सकता है? सोचिए। अरे ये क्या हो रहा है? एक मिनट दोस्तों, क्या प्रॉब्लम आ गई? तो महानतम है वो इसमें, ये क्या हो गया? एक मिनट इसको। तो निम्नलिखित में अपने पिता के बहनों में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। तो एक मिनट कहाँ गया? लाइट चली गई भाई दोस्तों। अब देखो अमोंग वर्ष, ये क्या हो रहा है? भोज, धर्मपाल, नागभट्ट सेकंड। तो 25वें में उत्तर क्या आ सकता है? बताइए। अमोंग वर्ष है वो आएगा। अपने पिता के अभियानों में छावनी में पैदा हुआ था कौन है? अमोंग वर्ष। अब देखो अगला क्वेश्चन 26वां। महान यानी महानतम प्रतिहार राजा कौन था? धर्मपाल था, हर्ष था, मीर भोज था, महिपाल था। बताओ 26 में उत्तर क्या आ सकता है? कि महानतम प्रतिहार राजा था। बताइए, सोचो 26 के अंतर्गत। तो इसमें आ जाएगा मिहिर भोज है वो महानतम प्रतिहार राजा था। अगला 27वां क्वेश्चन देखो, राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। लगभग तीनों के बारे यानी त्रिकोणीय संघर्ष है किसके बीच में हुआ था? तो देखो चोल था, पाल था, गुजर था, राष्ट्रकूट था। ठीक है, तो इसमें एक इसमें से नहीं था, वो आप इसमें से बाहर कर दो। तो 27 में क्या आ जाएगा उत्तर? सोचिए। जो 27वें क्वेश्चन है उसमें
आपका उत्तर क्या आएगा बताइए। सोचो इसमें कि कौन सा इसमें अपन को बाहर करना है, तो सोचिए आप भी। तो इसमें देखो, आपको इस चोल को बाहर कर देना है, ठीक है ना। इसको याद करने का एक तरीका है। देखो, गुजर पालते पशु, ठीक है ना, गुजर क्या पालते पशु, और फिर राष्ट्रकूट, इससे क्या है कि राष्ट्र पलता है, राष्ट्र का विकास होता है, ठीक है ना। पशु पाल करके राष्ट्र का विकास कर देते हैं। तो इस चोल को बाहर कर दो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इस तरह याद कर लो, गुज्जर पालते हैं पशुओं को और राष्ट्र का विकास होता है, तो राष्ट्रकूट हो जाएगा इस तरह। तो इसमें आपका 2, 3, 4 आ जाएगा। ये देखो इधर है, इसका उत्तर आपको आ जाएगा, ये उत्तर ये सी आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की देखो बात करिए अपन 28वें नंबर के क्वेश्चन की। लाइट चलेगी दोस्तों, थोड़ी समस्या आ गई है। किस चंदेल राजा का एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था? तो धंग, हर्ष, वागपति, यशोवर्मन। 28 में उत्तर क्या आ जाएगा सोचो। तो इसमें आ जाएगा यशोवर्मन। आंधी और लाइट भी चलेगी, समस्या साथ में आ गई है यहाँ पर है। अब देखो, उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में कौन हर्ष का समकालीन था? हर्ष का समकालीन कौन था बताइए। हर्ष गुप्त, दामोदर गुप्त, माधव गुप्त। इसको बंद ही कर देता हूँ भाई साहब, 1 मिनट। तो देखो इसमें कौन था, 29 में उत्तर क्या आ जाएगा, माधव गुप्त आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, माधव गुप्त। कि उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में कौन सा हर्ष के समकालीन था? तो माधव गुप्त इसमें उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए आप 30वां नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में अपने अभियांत्रिक क्रियाकलापों में यानी वितस्ता के मार्ग को नियंत्रित कर दिया था? वज्रादित्य, दामोदर गुप्त, सूर्य, सुसे। तो 30 में उत्तर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, सुसे, ठीक है ना। सुसे आ जाएगा कि किसने कश्मीर में अपना अभियांत्रिक क्रियाकलापों को वितस्ता के मार्ग को नियंत्रित कर दिया था? तो सुए इसमें उत्तर आ जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, 31वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगात थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। परम सौगात की उपाधि दी भास्कर वर्मन, संसाक, राज्यवर्धन और हर्ष। तो क्या आएगा 31वें का उत्तर है। तो राज्यवर्धन ने किसकी उपाधि दी, परम सौगात थी। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपने को ब्रह्म यानी क्षत्रिय कहते हैं? कि कौन अपने को ब्रह्म क्षत्रिय कहते हैं? पाल वंश, सेन, प्रतिहार, चाहमान। तो 32 में उत्तर क्या जाएगा, सेन वंश के लोग क्या कहते हैं, जो वंश है वो ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे। अगला क्वेश्चन देखो आपका, ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा दोस्तों लाइट जाने की वजह से प्रॉब्लम आ गई, बहुत ही खतरनाक। आगे देखिए, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा के उत्पादन और बिक्री पर निषेध कर दिया था? तो मदिरा के उत्पादन और जो बिक्री है उसको निषिद्ध कर दिया था। हर्षवर्धन, धर्मपाल, कुमारपाल, भोज। तो 33 में उत्तर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, कुमारपाल। कि राजाओं में किसने अपने राज्य को मदिरा का उत्पादन और बिक्री पर निषिद्ध कर दिया था? तो इसमें उत्तर आ जाएगा कुमारपाल। अगला 34 में देखो आप, कि निरालंबा सरस्वती यानी सरस्वती अब निराश्रय हो गई, एक कवि द्वारा किसकी मृत्यु पर कहा गया है ये, ठीक है। निरालंबा सरस्वती अब निराश्रय हो गई, ये कवि द्वारा किसकी मृत्यु पर कहा गया है? जयमान, पिसल देव, चंदेल, कीर्ति वर्मा, मीर भोज, भोज परमार। तो उत्तर क्या आएगा, 34 में उत्तर है, सोच के बताओ। तो इसमें आ जाएगा भोज परमार। निरालंबा सरस्वती अब निराश्रय हो गए है, एक कवि द्वारा किसकी मृत्यु पर कहा गया है? भोज परमार, डी उत्तर इसमें आ जाएगा। अगला देखो 35वां। चंद्रवरदाई के पृथ्वी राज राष्ट्रों
में वर्णित में कौन 4 राजपूत वंश है जिनकी उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड में बताई गई है? कि चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज राष्ट्रों में वर्णित कौन से 4 राजपूत वंश जिनकी उत्पत्ति किसे आबू पर्वत से बताई गई है? यानी आबू पर्वत के अग्निकुंड से उसको उत्पन्न हुआ है। जो आबू पर्वत है उसे अग्निकुंड से उत्पन्न बताई, वो कौन से 4 राजवंश है वो आपको इसमें बताया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये। तो सोचिए, प्रत्यार, चामान, गढ़वाल, कलचुरी ये तो हो नहीं सकते। परमार, चंदेल, चामान, चालुक्य ये भी नहीं है। चामान, कलचुरी, चंदेल, प्रत्यार, इसमें से सोचो आप। प्रत्यार, चामान, चालुक्य, परमार, सोचो, सब मिल रहे हैं आपके। तो कैसे याद करेंगे उसको? तो इसमें देखो, प्रतिहार, चाहने वाला कभी हार नहीं मानता, इस तरह याद कर लो ना, प्रतिहार। और वो क्या होते हैं? चालू। क्या होते हैं? चालू या परमार। उसको आप देखो इस तरह भी याद रख सकते हो। देखो, चा से चामान, चा से चालू के, दो तो इस तरह याद रह जाएंगे। और इधर प्रतिहार, ये चाहने वाला कभी हार नहीं मानता, तो कौन? परमार। तो इस तरह ये डी उत्तर इसमें आ जाएगा। अगला देखो, हर्ष ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 36वां, हर्ष ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी वो बताओ आप। परमार भागवते, परम मासवेर, परम सौगात, परम आदित्य भक्त। तो 36 में उत्तर क्या आएगा? सोचो। तो परम मासवेर की ये है जो आपका उपाधि धारण करती है। किसने? हर्ष ने उपाधि ग्रहण की थी परम मासवेर। अब देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 9वां, ये जो 37वां। 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। चंदेलों ने, प्रतिहारों ने, चौहानों ने, परमारों ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार बताइए। तो प्रतिहारों के उत्तर भारत की ये जो है उत्तर भारत की राजनीति को प्रतिहार बहुत ही मजबूत शासक थे, उन्होंने राजनीतिक सत्ता को एक सूत्र में बांधा था। अब देखो 38वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपको, ये कर देता हूं चलो, कि 38 में सेन शासक अपनी उत्पत्ति ब्रह्म क्षत्रिय परंपरा से मानते हैं। दूसरा है, मत्स्य पुराण में ब्रह्म क्षत्रिय प्रमाण का उल्लेख मिलता है। तीसरा है, संध्याकर नदी ने स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि कहा। एहोल अभिलेख कालिदास और 12वीं का उल्लेख मिलता है। तो 38 में उत्तर क्या आ सकता है? सोचो बताओ। तो इसमें देखो, पहला है, सेन शासक अपनी उत्पत्ति ब्रह्म क्षत्रिय परंपरा से मानते, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है, मत्स्य पुराण में ब्रह्म क्षत्रिय परंपरा का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है ये भी। संध्याकर नदी के स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि कहा, ये भी सही है। और चौथा, एवल अभिलेख में कालिदास और 12वीं का उल्लेख मिलता है। एवल अभिलेख में कालिदास और 12वीं का उल्लेख मिलता है। तो इसमें सभी क्या आ जाएंगे? सत्य आ जाएंगे। सी इसमें आंसर हो जाएगा। अब देखो 39 नंबर का क्वेश्चन, ये लो। गुप्तोत्तर काल में सिक्कों का अभाव दिखाई देता है। आर में सामंतवाद के कारण व्यापार वाणिज्य नगरीय नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ था। अब आप इसमें सोचो 39 में उत्तर क्या आ सकता है? तो इसमें देखो, गुप्तोत्तर काल में सिक्कों का अभाव दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। और सामंतवाद के कारण व्यापार वाणिज्य एवं नगरीकरण नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए थे। तो इसमें बिल्कुल इसकी व्याख्या भी ये सही कर रहा है। जो 39वां क्वेश्चन है इसमें ये सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, एक ही सही व्याख्या करता है कि नगरीयकरण नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ था। अब देखो 40 नंबर का क्वेश्चन। उड़ीसा के किस वंश में पितृभक्त वंश कहा जाता है? उड़ीसा के किस वंश को पितृ वंश कहा जाता है? माठर वंश, वशिष्ठ वंश, नल वंश, गजपति वंश। तो 40 में उत्तर क्या आ सकता है? इसमें आ जाएगा माठर वंश। उड़ीसा के किस वंश को पितृभक्त वंश कहा जाता है? तो माठर वंश इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम वर्ताकार मंदिर मिला है। गया के बरार में, जयपुर के विराट में, सांची मंदिर,
सिंह के 17 और विदिशा के 22 नगर से। तो भारत का प्राचीनतम वर्ताकार मंदिर मिला है, वो कहाँ से मिला है एक तरह से में, तो जयपुर के बेराट में मिला है, ये राजस्थान, ठीक है ना, ये आप ध्यान में, गया आपको पता है बिहार में है ही। अब देखो सांची आपको मध्य प्रदेश में है ही। और देखो 42वां, किस शैलेंद्र राजा ने नालंदा में एक मठ का निर्माण किया और पाल सम्राट देवपाल से उसके रख रखाव के लिए 5 ग्राम दान देने का निवेदन किए थे? कि किस शैलेंद्र राजा ने नालंदा में एक मठ का निर्माण किया और पाल सम्राट देवपाल से उसके रख रखाव के लिए 5 ग्राम दान देने का निवेदन किए थे? तो बताओ, धरणीन्द्र वर्मन, बालपुत्र देव, श्री मार विजय तुंग, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ 42 में उत्तर है, इसमें आ जाएगा आपका बालपुत्र देव। कि किस शैलेंद्र राजा ने, यानी बालपुत्र देव शैलेंद्र राजा ने नालंदा में एक मठ के निर्माण किया और पाल सम्राट देवपाल उसके रख रखाव के लिए 5 ग्राम दान में देने का निवेदन किया था। तो इसमें आ जाएगा बालपुत्र देव, भी उत्तर इसमें आ जाएगा। अब देखो 43वें नंबर का क्वेश्चन, ये लो। देखो दोस्तों, इसकी थोड़ी सी यहाँ सफाई कर देता हूँ, कुछ न कुछ समस्या आती है। अब देखो इसमें कि निम्नलिखित में से कौन हर्ष का दरबारी कवि नहीं है? तो कौन हर्ष का दरबारी कवि है? अब लाइट आ गई दोस्तों। अब देखो इसमें कौन है, इसको बंद कैसे करूं मैं? अब देखो इसमें निम्नलिखित में से कौन हर्ष का दरबारी कवि नहीं है? तो भवभूति, बाण, मयूर, मतंग दिवाकर। तो 43 में उत्तर है, सोच के बताओ इसमें क्या आ सकता है, बताइए। तो हर्ष का कौन इसमें नहीं है, बताइए। तो इसमें देखो भवभूति है, वो इसमें नहीं होगा। बाकी देखो बाण भी था, मयूर था, मतंग दिवाकर भी था, भवभूति है, वो हर्ष का दरबारी कवि नहीं था। आगे देखो आप इसको, बहुत ही समस्या पर समस्या आ रही है दोस्तों। अब देखो 44वां, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भारतीय व्यापारियों को कटाद्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का विवरण मिलता है? तो कटाद्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का विवरण है पेरिप्लस ऑफ द एथियंस समराइज कहा और मिलिंद प्रणव और दिव्य वदान। तो बताओ किसमें मिलता है? कटाद्वीप के कठिन समुद्री यात्रा का, व्यापारियों का कटाद्वीप कठिन समुद्री यात्रा का विवरण मिलता है, किसमें मिलता है? 44 समुद्र क्या जाएगा? तो इसमें आ जाएगा सम्राज कहा, सम्राज कहा। तो ये उत्तर हो जाएगा। 45वां देखो आप, पाल और प्रतिहार शासकों ने पतला क्या है? पाल और प्रतिहार शासकों में पतला क्या है? बताओ। सैन्य टुकड़ी एक, विशेष नीचे की इकाई एक, सिंचाई कर एक, दान में दी हुई भूमि एक। तो 45 में उत्तर है, क्या आएगा सोचो। तो इसमें विषय के नीचे की इकाई है। पाल और प्रतिहार शासकों में पतला क्या था? विषय के नीचे की इकाई इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 46वां। 46वां क्वेश्चन ये है कि त्रिकोणीय संघर्ष में किसकी विजय हुई थी? तो ये आपको पता है किसकी विजय हुई थी, बताओ। राष्ट्रकूटों की, चालुक्यों की, पालों की, चालुक्य तो था इसमें, बताओ किसकी विजय हुई थी? तो 46 में उत्तर है, क्या आएगा? प्रतिहारों की विजय हुई थी। तो चालुक्य तो था ही नहीं था, तो 3 ही थे, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। गुर्जर कहेंगे रे पाले राष्ट्र ने। तो इस तरह याद रख लेना ये। तो इसमें किसकी विजय हुई थी? अंत में प्रतिहारों की। तो ये प्रतिहार जीत गए थे अंत में। अगला क्वेश्चन है, गुप्तों के पतन के उपरांत अधोलिखित में से कौन सा नगर उत्तरी भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना? तो कनौज, अजमेर, दिल्ली, पाटलिपुत्र। तो इसमें आ जाएगा कनौज। 47 में उत्तर क्या होगा? कनौज। तो उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र ये बन गया था। 48वां क्वेश्चन देखिए आप,
कि किस प्राचीन नगर को मोदी नगर कहा जाता है? पाटलिपुत्र को, कान्यकुब्ज को, उज्जैनी को, काशी को? बताइए। 48 में उत्तर क्या आ सकता है? तो इसमें हो जाएगा कान्यकुब्ज है, मोदी नगर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 49वां, निम्नलिखित में से किसने मुंज सागर नामक तड़ाग खुदवाया था? हर्ष ने, पुलकेशन द्वितीय ने, वाकपति सेकंड ने, भोज ने? तो 49 में उत्तर है वाकपति सेकंड आ जाएगा। किसने मुंज सागर नामक तड़ाग खुदवाया था? तो वाकपति सेकंड, सी इसमें उत्तर आ जाएगा। 50वां क्वेश्चन क्या कहता है? किस जैन आचार्य का कथन है कि अमोंग वर्ष शादवाद का अनुयायी था? तो जिनसेन, महावीराचार्य, बटुबोनचार्य और गुणभद्र? तो 50 में उत्तर क्या देगा? सोचो। तो महावीराचार्य आ जाएगा। कि किस जैन आचार्य का कथन है कि अमोंग वर्ष शादवाद का अनुयायी था? तो महावीराचार्य आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखो 51वां नंबर का क्वेश्चन, कि किस वंश की सीमाएं संपादलक्स नाम से जानी जाती है? सपादलक्स या सपादलाक्स के नाम से जानी जाती है? परमार, चामान, चालुक्य, गोहिल? तो इसमें चामान आ जाएगा, बी उत्तर आ जाएगा 91 के अंतर्गत। अगला देखो 52वें नंबर का, गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए थे? तो गुप्तोत्तर काल में किसने सर्वप्रथम लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए थे? गांगेय देव ने, गोविंद चंद्र गढ़वाल ने, कीर्तिवर्मन ने, उदयादित्य ने? तो इसमें आ जाएगा ए उत्तर, इसमें आ जाएगा आपका गांगेय देव ने लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए थे। अगला देखो 53 नंबर का क्वेश्चन, ये लो क्वेश्चन है कि राजपूत वंश के किस राजा ने एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए दान दिया था? तो राजपूत वंश के किस राजा ने एक मस्जिद के लिए पुनर्निर्माण के लिए दान दिया था? मीर भोज, भोज परमार, पृथ्वीराज थर्ड और जय सिंह सिद्धराज? तो 53 में उत्तर है क्या आ जाएगा दोस्तों? जय सिंह सिद्धराज है, उन्होंने एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए क्या है कि दान दिए थे। ये इसमें आ जाएगा जय सिंह सिद्धराज। अगला है 54वां नंबर का क्वेश्चन, सुगंधा देवी जिसने आसीन लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के चलाए, वह कहाँ की रानी थी? कि सुगंधा देवी है जिसे आसीन लक्ष्मी की आकृति के युक्त सिक्के चलाए, वो कहाँ की रानी थी? कर्नाटक, कश्मीर, उड़ीसा, सौराष्ट्र? तो 54 में उत्तर क्या जाएगा? सोचो दोस्तों। तो इसमें कश्मीर आ जाएगा। सुगंधा है वो कहाँ की थी? कश्मीर की। पटबंध संस्कार संबंधित है गुर्जर प्रतिहारों से, राष्ट्रकूट से, चालुक्य से, चौहान से? बताइए 55 में उत्तर क्या जाएगा? ये राष्ट्रकूटों से पटबंध संस्कार संबंधित किसे हैं? राष्ट्रकूटों से। अगला क्वेश्चन 56 नंबर का, सोमनाथ पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य यानी सोलंकी वंश का गुजरात के शासक कौन था? चालुक्य या सोलंकी वंश का गुजरात का शासक था कुमारपाल था, सोमेश्वर था, भीम प्रथम था, जय सिंह? बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 56 में? बी में फर्स्ट आ जाएगा। सोमनाथ पर मोहम्मद गजनवी ने जब आक्रमण किया ना, तो उस समय चालुक्य गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट था। 1025 में किया ना ये। अब देखो आप ये 57 चामानु ने दिल्ली का, या देखो इसमें कई बार दिल्ली का भी मिलता है। दिल्ली किसने छीन ली थी? जो चौहान है या चामानु ने दिल्ली किसने छीनी थी? या दिल्ली का, या इसमें दिल्ली का भी कई एक शब्द मिलता है। तो गढ़ यानी गढ़वालों से, गुजर प्रतिहारों से, तोमरू से, चंदेलों से? तो इसमें उत्तर आ जाएगा तोमरू से छीनी थी। अगला क्वेश्चन है 58वां, किसने सांबर से अजमेर अपनी राजधानी बदली? सांबर से, जो जयपुर है ना ये सांबर, उसे अजमेर अपनी राजधानी बदली अजय राज ने, वीरराज विशलदेव ने, सोमेश्वर ने, पृथ्वीराज ने? तो 58 में उत्तर क्या जाएगा बताइए? तो इसमें आ जाएगा अजय राज ने वो सांबर से अजमेर अपनी राजधानी बना ली थी। अगला क्वेश्चन है 59, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों का कालक्रम उनके अनुसार व्यवस्थित करना है। तो 59 में सोचो क्या आएगा? जो 59वां क्वेश्चन है उसके अंतर्गत उत्तर है क्या हो सकता है? देखो अवंती वर्मन ये पहला था,
उसके बाद में जो शासक बनती है दीदा, ठीक है, और उसके बाद में आता है हर्ष, और उसके बाद में है जयसिंह। तो ये 1 2 3 क्रम में बिल्कुल सही है। अवंती वर्मन, उसके बाद दीदा, दीदा लगभग 1000 के बाद में है, और फिर देखो हर्ष, और फिर जयसिंह। तो इस तरह पहला उसके उत्तर हो जाएगा। अब देखो 60वां, 10 कुमार चरित के रचनाकार थे, कौन थे? सूरदास थे, दंडिन थे, तुलसीदास थे। बहुत बार एग्जाम पूछा कि कालिदास थे। तो 60वें उत्तर है दंडिन था। 10 कुमार चरित के रचनाकार कौन थे? दंडिन थे। अगला क्वेश्चन है आपके, कनेरी गुफा से किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है? कृष्ण प्रथम काग, पुलकेशिन प्रथम काग, नागभट्ट प्रथम काग, अमोघवर्ष प्रथम काग। तो 61 में क्या आ जाएगा? कनेरी गुफा किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो अमोघ वर्ष प्रथम का प्राप्त हुआ है। तो इसमें डी उत्तर आ जाएगा। अब देखो 62वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था? जो मार्तंड मंदिर है उसका निर्माण कश्मीर में किसने करवाया था? तो ये आपको बताना है। तो देखो 62वें का इधर अपने, तो ये उत्तर इसमें मिल जाएगा। तारापिंडे, ललिता द्वितीय, मुक्ता पिंडे, अवंती वर्मन और दीदा। तो इसमें 63 में उत्तर क्या होगा? अवंती वर्मन। क्वेश्चन क्या था 63वां? बताइए। जो 62वां क्वेश्चन था ना, उसमें ये लिखा था कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किस मंदिर का? जो मंदिर का नाम क्या नाम है? मार्तंड। ये लिख देता हूँ, लो। मार्तंड मंदिर का निर्माण है वो अवंती वर्मन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखो 63वां, बाणभट्ट ने किसे हूण हरिण की केसरी कहा जाता है? बाणभट्ट ने किसे हूण हरिण केसरी कहा था? हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, नरवर्धन। तो बताइए। 63 में उत्तर है इसमें आ जाएगा प्रभाकर वर्धन को। बाणभट्ट ने हूण हरिण केसरी किसको कहा? प्रभाकर वर्धन को। अब देखो आगे 64वां नंबर क्वेश्चन, किस राष्ट्र को शासन काल में एक भीषण अकाल पड़ा था? अमोघ वर्ष फर्स्ट, दंती दुर्ग, गोविंद थर्ड और कृष्ण फर्स्ट। तो किस राष्ट्र को शासन काल में एक भीषण अकाल पड़ा था? तो 64 में उत्तर क्या हो जाएगा? अमोघ वर्ष प्रथम के समय बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, और ये राष्ट्र को शासक था ये अमोघ वर्ष फर्स्ट। अगला क्वेश्चन 65वां, निम्नलिखित में किस अभिलेख में प्रतिहार काल में घोड़े के व्यापार का उल्लेख है? घोड़े के व्यापारों का उल्लेख है बड़ा अभिलेख में, दौलतपुर अभिलेख में, ग्वालियर अभिलेख में, पेवा अभिलेख में। तो बताइए 65 में उत्तर आ जाएगा। पेवा अभिलेख में क्या मिलता है? प्रतिहार काल में घोड़े के व्यापार का उल्लेख मिलता है पेवा अभिलेख में। 66वां, इसका कालक्रम आपको बताना है, ठीक है ना। पुष्यभूति वंश के नरेशों का सही कालक्रम है बताना आपको। तो इसमें देखो नरवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन। तो सोचो इसमें क्या आ सकता है दोस्तों, सोचिए आप भी। तो देखो इसमें सबसे पहले जो शासक है वो कौन बनता है, उनका कालक्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो देखो पहले था, इसमें देखो राज्यवर्धन आएगा नहीं, पहले ये नहीं आएगा, नरवर्धन है, लेकिन यहाँ पर देखो ये नहीं, इसमें देखो नरवर्धन आ रहा है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सही नहीं है इसमें। अब देखो इसमें नरवर्धन है, उसके बाद में आता है राज्यवर्धन, बिल्कुल सही है, आदित्य वर्धन और फिर प्रभाकर वर्धन। तो इस तरह इसका क्रम है नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्य वर्धन और प्रभाकर वर्धन। तो इस तरह ये इसका क्रम है, बाद में आपका हर्ष आएगा ही। तो ये नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन। अब देखो उनकी तिथि यहाँ पर लिखी नहीं है, लेकिन ये नेट में भी एक बार पूछा गया है। नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। तो इसमें डी उत्तर हो जाएगा। अब देखो उसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। ये जो ना नर क्या करता है? राज्य करता है, तो राज्य से राज्यवर्धन। और आदि आदि, नर राज्य करता है आदि, और फिर क्या है? आदि करने के बाद में प्रभाकर वर्धन आ जाता है ना, फिर इनको
प्रभाकर वर्धन आ जाता है। ठीक, इस तरह आप इसको याद रख सकते हो क्रम को कि नर राज्य करता है आदि, ठीक है ना, नर राज्य करता है आदि, प्रभाकर वर्धन लास्ट में याद कर लेना इस तरह। अगला क्वेश्चन है 67वां, सज्जन ताम्रपत्र अभिलेख किस राष्ट्रकूट नरेश से संबंधित था? अमोंग वस्त फर्स्ट, दंती दुर्ग, गोविंद थर्ड और इंद्र तृतीय। तो 67 में उत्तर आ जाएगा अमोंग वस्त फर्स्ट था, मैंने सज्जन ताम्रपत्र अभिलेख किस राष्ट्रकूट नरेश से संबंधित है? तो अमोंग वस्त फर्स्ट से संबंधित है ये। और अगला क्वेश्चन है 68वां, निम्नलिखित में कौन एक बढ़िया सुलेखक यानी कुशल बांसुरी वादक था? कौन था? समुद्रगुप्त, हर्ष, हाल, अशोक। कि कौन एक बढ़िया सुलेखक है, कुशल बांसुरी वादक था? तो 68 में उत्तर आ जाएगा आपका बी हर्ष। निम्न कौन सा एक बढ़िया सुलेखक है, कुशल और बांसुरी वादक था? तो बी इसमें आ जाएगा उत्तर, हर्ष आ जाएगा। 69 में, निम्नलिखित में से किसने अपने राज्य में जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो बताओ कि निम्न में से किसने अपने राज्य में जुआ खेलने पर क्या प्रतिबंध लगा दिया था? भोज परमार, जय सिंह सिद्धराज, कलचुरीकरण, कुमारपाल चालुक्य। कि किसने अपने राज्य में जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसमें आ जाएगा कुमारपाल चालुक्य ने। कि किसने अपने राज्य में जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था? कुमारपाल चालुक्य। अगला देखो 70वां क्वेश्चन है आपको, इसमें स्थान और इसमें से कुटों का आपको चयन करना है। विमलसाई, महाबलीपुरम, इसको मिलान करने वाला क्वेश्चन है ये, सौर मंदिर और पट्टदकल। तो 17 में आप कैसे मिलाओगे? सोचो। अब इसमें आपको जो है ना, इधर भी आप देख रहे हो, देखो विमल शाही है जिसमें जो 17 नंबर का जो क्वेश्चन नहीं है, तो देखो इसमें विमल शाही किसे मिलाओगे? देखो महाबलीपुरम पट्टदकल से होगा नहीं ये, तो इधर देखो आप दिलवाड़े से मिलाओगे। देखो मैं यहाँ आपको लिख ही देता हूँ, नहीं तो इधर उधर देखने में आपकी प्रॉब्लम होगी। ये लो जो मंदिर है, इधर देखो मैं उसमें से लिख ही देता हूँ आपको। सी में यहाँ आएगा आपका जो है विरूपाक्ष, यहाँ दे रखा आपका विरूपाक्ष, ठीक है। और इसके सामने दे रखा आपका श्रीनिवासलुर, क्या है? श्रीनिवास, ये क्या हुआ? श्रीनिवास सनलूर, ये है, ये इसमें आ जाएगा आपका श्रीनिवासलूर। ये आपका कौन सा आ गया? 3 नंबर है ना, ये लो 3 नंबर, ठीक है। और इसमें आपका दे रखा है कोरंगनाथ, क्या नाम है? कोरंगनाथ, ठीक है। और इधर जो दे रखा है ना आपका चतुर्थ वाला, ये ऑप्शन है दिलवाड़ा, क्या नाम है? दिलवाड़ा, ठीक है, दिलवाड़ा, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब आप मिलान कर लो, विमल शाही आ जाएगा आपका दिलवाड़ा से, ये रहा 4 नंबर, ठीक है। अब देखो सौर मंदिर है, ये किससे संबंधित आएगा? ये आपका सौर मंदिर 2 नंबर से है, ये जो है ना 2 नंबर नहीं भाई, देखो ये जो है ना सौर मंदिर, वो आपका महाबलीपुरम से संबंधित आएगा। सौर मंदिर किसे है? जो दे रखा ना ये महाबलीपुरम से। और फिर देखो विरूपाक्ष, विरूपाक्ष है वो आप इसे मिलाओ, विरूपाक्ष को पट्टदकल से, किसे? विरूपाक्ष को मतलब
पट यानी पटदकल से आ जाएगा, ठीक है। और फिर एक आपका लास्ट में ये जो डी बच्चा है कौन से, कोरंगनाथ, ठीक है ना। तो कोरंगनाथ है वो 3 नंबर बच्चा है ना, श्रीनिवास नूर, ये आप इसे मिलान कर दो इससे। तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन को देख सकते हो। देखो किसी विमल शाही का मतलब दिलवाड़ा में, ठीक है, आपका राजस्थान में है ना, आबू में ये, और सिरोही। और शोर मंदिर है वो कहाँ है, महाबलीपुर में, इस तरह याद कर लो। और विरूपाक्ष है वो कहाँ पर है, जो शिवाला है ना विरूपाक्ष, ये विरूपाक्ष है पटदकल में आ जाएगा, और विरूपाक्ष इसमें आ जाएगा ना। और फिर देखो कोरंगनाथ है वो किस में बचा है, श्रीनिवास नूर से। तो ये इस तरह आप मिला सकते हो। तो फिर देखो इसमें आप इधर उधर करके और देख लेना, अगर समझ में नहीं आया तो इसमें उत्तर का अपने चौथा जो है ना ये इसमें आ जाएगा अपने, ठीक है। अब देखो 71 में, कानिक उपजे नरेश के रूप में चक्रायुद्ध को अभिषिक्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है। कि कानिक उपज के नरेश के रूप में चक्रायुद्ध को अभिषिक्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है, धर्मपाल को, देवपाल को, नागभट्ट सेकंड को, वत्सराज को। तो 71 में उत्तरे क्या आ जाएगा, सोचो, धर्मपाल आ जाएगा। कानिक उपज नरेश के रूप में चक्रायुद्ध को अभिषिक्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है, धर्मपाल को। 72 में देखो, साक्षर महिला वे प्रसिद्ध प्रतिमा जिसमें उसे लिखते हुए दिखाया गया कहाँ से मिली है। तो 72 में उत्तर क्या जाएगा, ए हो जाएगा इसमें, खजुराहो। कि साक्षर महिला की वे प्रसिद्ध प्रतिमा जिसमें उसे लिखते हुए दिखाया गया वो कहाँ से मिली है, वो खजुराहो से मिली है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिंहासनारूढ़ होने का सही कालक्रम इंगित करता है। तो माउस, कनिष्क, गोंडा फर्निस, चस्टन, रुद्रदामन, रुद्रसेन फर्स्ट, पुलकेशन सेकंड, विक्रमादित्य फर्स्ट, विनादित्य राजा फर्स्ट, कुलोतुंग फर्स्ट, वीरेंद्र राजेंद्र। तो इसमें आपको कालक्रम अनुसार वो व्यवस्थित कौन है वो आपको इसके अंतर्गत बताना है। 73 में तो इसमें देखो ये है ना, पुलकेशन सेकंड, उसके बाद में विक्रमादित्य फर्स्ट आता है, और उसके बाद में विनय आदित्य ये आता है। नेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन, पुलकेशन सेकंड, फिर विक्रमादित्य, और फिर इसके बाद में विनय आदित्य इसमें आ जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा। अब देखो 74वां क्वेश्चन, किस गुजर प्रत्यार राजा को ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छु के विनाश के रूप में वर्णित किया गया है। कि किस गुजर प्रतिभार राजा को ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छु के विनाश के रूप, मलेच्छु का बेरी था ये, मलेच्छु का विनाश कर देता था, कौन था, नागभट्ट प्रथम, हरिश्चंद्र, मीर भोज, नागभट्ट सेकंड। तो 74 में उत्तर क्या आ सकता है बताइए। तो इसमें नागभट्ट प्रथम है, वो इतना खतरनाक शासक था तो मलेच्छु का विनाश के रूप में जाना चाहता था। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शैलोत्खात मंदिर को पर्वत सोपन का साकार रूप कहा गया है। कि भारत के किस शैलोत्खात मंदिर को पर्वत सोपन का साकार रूप दिया गया है, एलिफेंटा को, एलोरा को, द्रौपदी रथ को, उदयगिरी गुफा को। तो 75 में क्या आ जाएगा, तो एलोरा का है, भारत के शैलोत्कृत मंदिर को पर्वत सोपन साकार का रूप दिया था एलोरा को। अगला क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अजंता की किस गुहा में बोधिसत्व यानी पद पाणी अवलोकितेश्वर की प्रतिमा चित्रित की गई है। गुहा संख्या फर्स्ट, गुहा संख्या 9, गुहा संख्या आपकी 16, और गुहा संख्या आपकी ये कहते हैं 17। तो बताइए अजंता की किस गुहा में बोधिसत्व से पद्म पाणी अवलोकितेश्वर की प्रतिमा चित्रित की गई है। तो चिंतन में उत्तर क्या आ जाएगा, गुहा संख्या 1 आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, 77वां क्वेश्चन है, अर्घ यानी अर्घट घटियंत्र निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होता है। अर्घट घटियंत्र है वो किसी संबंधित है, तो आपको इसमें बताएगा क्या आ जाएगा,
जो 77वां है, देखो ये हो रहा है, किधर है गया ना ये लो। सिंचाई के लिए, वस्त्र बुनने के लिए तो 77 में उत्तर आ जाएगा और घटिया संबंधिता सिंचाई से संबंधित, ये इसमें उत्तर आ जाएगा। अब देखो आप 78वां क्वेश्चन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि भूमिति शैली का मंदिर स्थापत्य निम्नलिखित में से, अरे ये क्या हो रहा है, ये लो, कि भूमिज शैली का मंदिर स्थापत्य निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रीय रूपांतरण है? नागर शैली का, वेसर शैली का, द्रविड़ शैली का, शैल उत्कीर्ण चैत्य शैली का। तो बताओ दोस्तों, इसमें आपके लिए क्या आ जाएगा, सोच करके बताओ। 78 में उत्तर क्या आएगा? तो देखिए इसमें जो दे रखा है नागर शैली आ जाएगा। भूमिज शैली का मंदिर स्थापत्य निम्नलिखित में किस शैली के रूपांतरित है? नागर शैली, उत्तर ए इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 79, कालक्रम के अनुसार उसको आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये? 79 का क्वेश्चन है कि देखो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, उदयगिरी का वराह गुफा, महाबलेश्वर समुद्र तटीय, एलोरा का कैलाश नाथ मंदिर। तो इसमें देखो जो ये दे रखा है ना आपका भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये लगभग 11वीं शताब्दी का है ये। ठीक है, और उदयगिरी वरा गुफा है, उदयगिरी वरा गुफा है, ये चौथी 5वीं शताब्दी का है, चौथी या इसमें 5वीं शताब्दी का है। ठीक है, और महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर है, कौन सा? ये आपका लगभग 7वीं या 8वीं शताब्दी में ये मिलेगा आपका। ठीक है, और एक है एलोरा का कैलाश मंदिर, ये आपका 8वीं शताब्दी का है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो 8वीं शताब्दी का। अब आप उसको आराम से व्यवस्थित कर सकते हो कि ये आपका चौथी और 5वीं शताब्दी। उदयगिरी 2 नंबर आ रहा है, 2 नंबर सबसे पहले किसमें देखो, 2 नंबर देखो इसमें रहा और इसमें भी रहा। फिर देखो इसके बाद में 3 नंबर आ रहा है, ये 7वीं या 8वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी लगभग है इसमें, महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर। तो 3 देखो इसमें रहा। अब देखो आगे अगर बात करें अपने 11वीं ज़्यादा हो जाएगी, फिर एलोरा वाला करेंगे, एलोरा किला 8वीं शताब्दी, तो ये चौथा देखो ये रहा। ठीक है, और फिर देखो भुवनेश्वर 11वीं शताब्दी 1 नंबर, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी, उदयगिरी का वराह गुफा चौथी या 5वीं शताब्दी लगभग आ रहा है ये, और महाबलीपुरम समुद्री तटीय मंदिर 7वीं शताब्दी आ जाएगी इसमें। ठीक है ना, और अब एलोरा का किला मंदिर है 8वीं, यानी वो 8वीं शताब्दी का है। तो इस तरह ही इसमें उत्तर बी हो जाएगा ये। अब देखो 80वें नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित चालुक्य राजाओं में से किसने गुजरात में पशु बलि को निषिद्ध कर दिया था? तो ऐसा चालुक्य शासक कौन था जिसने पशु बलि को निषिद्ध कर दिया था? भीम, सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल, अजयपाल। तो 80 में उत्तर क्या जाएगा बताइए सोच करके, क्या आएगा? तो कुमारपाल इसमें उत्तर आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसको भी देखो आपको करना क्या, निम्नलिखित राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग द्वारा उज्जैन में हिरण्यगर्भ महादान समारोह संपन्न किए जाने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग द्वारा उज्जैन में हिरण्यगर्भ महादान समारोह संपन्न किए जाने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? गोविंद चंद्र का, कमोली ताम्रपत्र लेख, धर्मपाल देव का खालिमपुर ताम्रपत्र लेख, देवपाल के समय का सियादोनी प्रस्तर अभिलेख, अमोंग वर्ष प्रथम का सजन ताम्रपत्र लेख। तो 81 में उत्तर क्या जाएगा? तो अमोंग वर्ष प्रथम का सज्जन ताम्रपत्र लेख इसमें आ जाएगा। अमोंग वर्ष प्रथम का सज्जन ताम्रपत्र लेख आ जाएगा। अमोंग वर्ष का प्रथम का सज्जन ताम्रपत्र लेख इसमें डी उत्तर आ जाएगा। 82 में देखो आप हर्ष के बांस खेड़ा ताम्रपत्र से इसके किस धर्म के अनुयायी होने की सूचना मिली है? कि हर्ष के बांसखेड़ा ताम्रपत्र से उसके किस धर्म के अनुयायी होने की सूचना मिलती है? तो 82 में उत्तर
क्या आ जाएगा, शैव धर्म कि हर्ष के बांस खेड़ा ताम्रपत्र से उसके किस धर्म के अनुयायी होने की सूचना मिलती है, शैव धर्म की सूचना मिलती है। अब देखो अगला क्वेश्चन आप 83 मिलान वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये लो 83 है ना, थोड़ा सा उसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब मिलाओ इसको आप आराम से। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन है ना 83 का ये, तो हर यानी हर हा बिले ये आप ये आ जाएगा इसमें ईशान वर्मन संबंधित है, ठीक है। हर रा बिले ईशान वर्मन। फिर देखो अब यानी अपसड प्रस्तर अभिलेख ये आप इसमें आ जाएगा ये 3 नंबर आदित्य यानी आदित्य सेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आदित्य सेन 3 नंबर आ जाएगा। और देव बर्नार्क अभिलेख ये आपका आ जाएगा जीवित गुप्त द्वितीय से, ये किसे आएगा, जीवित गुप्त द्वितीय से। देव बनारक का अभिलेख है जीवित गुप्त द्वितीय से। और लास्ट में जो नालंदा प्रस्तर है ना, वो आपका लास्ट में ये आ जाएगा इसमें यशो वर्मन से। अब देखो अपन इसमें अगर मिलते हैं तो, नहीं तो आगे देखेंगे कि हर्रा अभिलेख 4 नंबर, तो 4 देखो इसमें भी है, 4 इसमें भी है। अपसड प्रस्तर अभिलेख किससे मिला है, अपने 3 नंबर से मिला है ना, ये अपसड प्रस्तर अभिलेख 3 नंबर आदित्य सेन से, तो 3 नंबर देखो रहा इसमें है, नहीं तो ये तो अपना आप कट हो गया। अब देखो देव बनारक अभिलेख अपने किससे मिलेगा, 2 नंबर से मिलेगा, ठीक है ना, जीवित गुप्त द्वितीय 2 नंबर देखो इसमें है। फिर देखो नालंदा प्रस्तर अभिलेख किसे मिलेगा, यशो वर्मन से फर्स्ट से, इसका मतलब अपना यहाँ ही उत्तर हो गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ है क्वेश्चन। अगला देखो 84 नंबर का क्वेश्चन, गंगावतरण दृश्य का निम्नलिखित में से कहाँ चित्रण है, कि गंगा अवतरण दृश्य का निम्नलिखित में कहाँ चित्रण है, एलिफेंटा, अजंता, एलोराग, महाबलीपुरम है। तो 84 में उत्तर है क्या आ जाएगा, ए इसमें आ जाएगा ये ए और डी, ये एलिफेंटा सही है और एक महाबलीपुरम आ जाएगा। कि गंगा अवतरण दृश्य कहाँ चित्रित है, एलिफेंटा में और एक महाबलीपुरम डी, तो ए डी इसमें सी उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 85 नंबर का, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ये भी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो रद्दानपुर अभिलेख, पुलकेशन द्वितीय एवल अभिलेख, प्रभावती गुप्ता का पुनः ताम्रपत्र अभिलेख और क्रम दांडा अभिलेख, तो 85 में क्या उत्तर हो सकता है बताइए। तो इसमें आप देखिए ये जो है पहले आएगा पुलकेशन द्वितीय एहोल अभिलेख बी वाला, ठीक है। और इसके बाद में जो आएगा प्रभावती गुप्त का पुनः ताम्र अभिलेख यानी सी आएगा इसके बाद में, बी सी और किसमें देखो इसमें भी है बी सी, और में देखो ये तो अपना आप कट हो गए। अब देखो बी सी इसमें भी है। अब देखो इसके बाद में जो आ रहा है ना ये क्रम दांडा अभिलेख आएगा इसके बाद में डी, तो डी देखो इसमें रहा, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये जो है ना आपका रत्नापुर अभिलेख ये आ जाएगा इसमें, ये देखो इसमें ये गलत आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो है ना ए आएगा इसमें, तो इसमें उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। 85 के अंदर देखो बी पहले आएगा इसमें, देखो कौन सा ये, इसके बाद में आएगा आपका जो मैंने ये बताया ना जो प्रभावती गुप्ता का पुन्ना, ये 2 नंबर पर आ जाएगा। फिर देखो 3 नंबर पर ये आएगा आपका डी कर्म दंडा अभिलेख 3 नंबर पर ये, और ये देखो डी, और फिर देखो ये आपका 4 नंबर पर आ जाएगा ये आपका रदानपुर अभिलेख, तो इस तरह इसमें बी उत्तर आ जाएगा। अब देखो 86 में निम्नलिखित अभिलेखों से कालक्रम के अनुसार उसको व्यवस्थित करना है, ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो
संसांग का गजाम ताम्र अभिलेख, शांतिवर्मन का तालुगुंडा प्रस्तर अभिलेख, यशोधर्मन का मंदसौर प्रस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन का हर्रा अभिलेख। तो उसको भी काल के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखो सबसे पहले ये आ जाएगा शांति वर्मन का यानी तालगुंडा प्रस्तर सबसे पहले आएगा। फिर देखो ये भी 2 नंबर पर आएगा यशोधर्मन का मंदसौर प्रस्तर अभिलेख। उसके बाद में तो देखो 2 3 देखो किस में और किसी में नहीं है, 2 3 इसमें है, इसमें भी इसमें भी है। फिर इसके बाद में अगर बात करें तो संसांग गजाम ताम्रपत्र अभिलेख आएगा, ये आएगा आपका 3 नंबर पर कि संसांग का गंजाम ताम्रपत्र अभिलेख आएगा 3 नंबर पर। तो 3 ये जो 1 नंबर है ना, ये देखो ये दे रखा। और फिर देखो लास्ट वाला ईशान वर्मन हर्रा अभिलेख, ये 4 नंबर पर जाएगा। तो इसमें बी उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो 87, उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में किसका देउल पंचरथ है? लिंगराज, मुक्तेश्वर, राजा रानी, परशुराम, क्या है परशुरामेश्वर। तो दिए गए कुटुंब में से कौन से आपको सही लगता है? तो इसमें देखो लिंगराज सही है, मुक्तेश्वर सही है और राजा रानी सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है, सही है। अब देखो 88 नंबर, हर्षवर्धन का मुख्यमंत्री कौन था? कुंतुल, भांडी, सिंहनाथ, देवगुप्त। 88 में उत्तर है, क्या आ सकता है बताओ? भांडी आ जाएगा। हर्षवर्धन का मुख्यमंत्री कौन था? भांडी था। अब देखो 89 में तुरुष यानी तुरुष्कदंड नामक कर का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तुरुष्कदंड नामक कर का उल्लेख किस अभिलेख में? ग्वालियर अभिलेख में, मनेर ताम्रपत्र, खजूरों का अभिलेख, वेगरा लाइट और चलेगी। दोस्तों ये देखो जो क्वेश्चन है जो आपका 89 है, इसमें उत्तर क्या आएगा? तो इसमें ये आ जाएगा तुरुष दंड नामक कर का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये आपका मनेर ताम्रपत्र आ जाएगा। दोस्तों ये 89 क्वेश्चन है वो लगभग पूरे हो गए और इसी तरह अपन आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। नेट है, जितने भी आपके सिलेबस के अनुसार कोई भी एग्ज़ाम है तो सब में काम आएंगे। धन्यवाद।